निश्चय आइस के न्यूज़पेपर एनालिसिस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम 10 मई 2020 के द हिंदू न्यूज़पेपर के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स पर चर्चा करेंगे। इसमें एक आर्टिकल हमने संडे मैगजीन से भी लिया है, जो कि सप्लीमेंट्री के रूप में अखबार के साथ आता है। आइए विस्तार से आर्टिकल्स की चर्चा करें। पेज नंबर 1 पर साल वन कछुआ प्रजाति से संबंधित, उनके आवास से संबंधित एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल आया है। इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। साल फॉरेस्ट टॉर्टॉइज जो है, साल वन कछुआ, इनका आवास क्षेत्र अनप्रोटेक्टेड एरिया यानी कि गैर संरक्षित क्षेत्रों से होकर गुजरता है। यानी कि इनका जो आवास क्षेत्र है वह संरक्षित क्षेत्र में नहीं आता, प्रोटेक्टेड एरियाज नेटवर्क से बाहर पड़ता है। साल फॉरेस्ट टॉर्टॉइज यानी साल वन कछुआ, यह पूर्वी और उत्तरी भारत में पाए जाते हैं और साथ ही यह दक्षिण पूर्व एशिया के भी क्षेत्र में वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यानी कि इनका जो आवास है वह कोई केंद्रित नहीं है, किसी एक भू क्षेत्र में केंद्रित नहीं है। यह वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है ईस्टर्न और नॉर्दर्न इंडिया के क्षेत्र में और दक्षिण पूर्व एशिया के भी क्षेत्र में। भारत में पाए जाने वाले फ्रेश वाटर टर्टल और टॉर्टॉइज, फ्रेश वाटर टर्टल और कछुओं के 29 प्रजाति में से 23 प्रजाति जो है वह IUCN रेड लिस्ट के थ्रेटेंड कैटेगरी में आती है, यानी कि संकटग्रस्त वर्ग श्रेणी में आती है। यानी 29 में से 23 प्रजातियां जो हैं वह थ्रेटेंड हैं। मानवीय गतिविधियों के कारण इनके अस्तित्व को लेकर गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है। अगर देखें कि इनका शिकार क्यों होता है, तो इनका शिकार भोजन के रूप में होता है, साथ ही सजावटी मास्क के रूप में होता है और अंतर्राष्ट्रीय वन्यजीव व्यापार में के लिए भी इनका शिकार होता है। वन्यजीव संरक्षण के लिए देश में सरकार ने प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क विकसित किया हुआ है, जिसके अंतर्गत बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन जीव अभयारण्य, ये सारे क्षेत्र आते हैं। लेकिन अगर इन कछुआ प्रजातियों की बात करें तो इनका जो एक्चुअल हैबिटेट है, यानी एक्चुअल जो आवास क्षेत्र है इन प्रजातियों का, उसमें से 90% जो है वह प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क के बाहर आता है। यानी कि ज़्यादातर क्षेत्र जिसमें यह निवास करते हैं, पाए जाते हैं, ज़्यादातर वैसे क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क जो है उससे बाहर होता है। इससे यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इनके सामने संरक्षण का कितना गंभीर संकट इनके सामने है। कुछ अन्य भी मानवीय गतिविधियां हैं और प्राकृतिक भी घटनाएं हैं, जैसे कि फॉरेस्ट फायर, जो जंगल की आग होती है, या झूम कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस, झूम कृषि, इन सब जैसे गतिविधियों से भी फॉरेस्ट फ्लोर पर, यानी कि जो वन होते हैं उनके ज़मीन पर इसका प्रभाव पड़ता है, जिससे कि सॉइल मॉइस्चर में गड़बड़ी आती है। सॉइल मॉइस्चर कम हो जाता है, जो मृदा की नमी होती है वह इससे डिस्टर्ब हो जाती है, जिसके कारण कि कछुआ जिस पारिस्थितिकी पर निर्भर करता है वह पूरा जो है कम्युनिटी, वह पूरा पारिस्थितिकी उससे बदल जाता है, प्रभावित होता है। तो इन सब कारणों से जो साल फॉरेस्ट साल वन कछुआ है, इसके अस्तित्व को लेकर संकट हो गया है। आंकड़ों के रूप में अगर बात करें तो IUCN के अनुसार लगभग 80% गिरावट जो है इनके जनसंख्या में पिछले 90 वर्ष में देखा गया है। यानी लगभग 80% तक इनकी जनसंख्या पिछले 9 दशकों में कम हो गई है, जिससे कि इनके जनसंख्या के बहुत ही तेज़ी से गिरावट का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस प्रकार से मानवीय गतिविधियों के कारण और कुछ प्राकृतिक भी घटनाओं के कारण इनकी जनसंख्या में भारी कमी आती जा रही है। जब हम वन्यजीव संरक्षण की चर्चा करते हैं तो एक अक्सर बड़ा विवाद होता है कि हमारा जो कंजर्वेशन एफर्ट है ज़्यादातर वह बड़े पशुओं के ऊपर, बड़े वन्यजीवों के ऊपर विकसित है, और जो ज़्यादा कैरिस्मेटिक वन्यजीव हैं उनके ऊपर आधारित है, फोकस्ड है। लेकिन अगर इन कछुओं की बात करें तो यह बाघों से कहीं कम संकटग्रस्त नहीं है। यानी कि बाघों पर जितना अस्तित्व का संकट है, उतना ही अधिक संकट इन कछुआ प्रजातियों का भी है। इसलिए आर्टिकल में यह बात कही गई है कि इनके लिए भी रेगुलर मॉनिटरिंग की व्यवस्था, नियमित निगरानी की व्यवस्था होनी चाहिए और मॉनिटरिंग एफर्ट्स इनके भी संरक्षण को लेकर होना चाहिए। जैसे कि बाघों के लिए टाइगर कंजर्वेशन यूनिट्स होते हैं, बाघ संरक्षण इकाइयाँ होती हैं, और ट्रांस बाउंड्री संरक्षण रिजर्व होते हैं। ट्रांस बाउंड्री रिजर्व का तात्पर्य जो कि एक से अधिक भूभाग क्षेत्र से गुजरते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए मानस टाइगर रिजर्व है, यह इंडो भूटान क्षेत्र में टाइगर कंजर्वेशन के लिए एक प्रोटेक्टेड एरिया है, मानस बायोस्फीयर रिजर्व। तो इस प्रकार के जो ट्रांस बाउंड्री कंजर्वेशन रिजर्व हैं या फिर टाइगर कंजर्वेशन यूनिट हैं, बाघ संरक्षण इकाइयाँ हैं, यह बाघों के लिए हैं। परंतु जैसे हमने अभी कछुओं के प्रजाति की बात की, तो इस प्रकार की छोटी प्रजातियों के लिए
कंजर्वेशन एफर्ट जो है, संरक्षण के प्रयास, वह अपर्याप्त हैं। और वैसी छोटी प्रजातियां जो कि एक विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई हैं, लार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है जिनका, एक सीमित भूभाग में स्थित नहीं है, एक बड़े भूभाग में फैले हुए हैं, तो वैसी छोटी प्रजातियों के लिए कंजर्वेशन एफर्ट्स यानी संरक्षण के प्रयास या तो नहीं हैं या अपर्याप्त हैं। तो ऐसी स्थिति में आर्टिकल में सुझाव दिया गया है कि राष्ट्रों को संयुक्त शोध, अनुसंधान और आपसी सहयोग कर ट्रांस बाउंड्री कंजर्वेशन यानी कि ट्रांस बाउंड्री संरक्षण प्रयास को करना चाहिए, ताकि इस प्रकार के छोटे प्रजातियों का भी कंजर्वेशन किया जा सके, इनकी भी सुरक्षा की जा सके। एक महत्वपूर्ण इसमें जो पॉलिसी बताया गया है कि संरक्षित क्षेत्र की घोषणा जो की जाती है या उनकी जो पहचान की जाती है वो ज़्यादातर मैमल सेंट्रिक वे में की जाती है। मैमल सेंट्रिक वे का तात्पर्य है जो स्तनधारी जीव हैं उनको ध्यान में रखते हुए प्रोटेक्टेड एरियाज का, संरक्षित क्षेत्र का डेजिग्नेशन, उनकी पहचान, उनकी स्थापना की जाती है। और ऐसे मैमल सेंट्रिक, स्तनधारी केंद्रित जो एक अप्रोच है उसके कारण छोटे प्रजातियों यानी कि जैसे एम्फीबियंस हैं जो जलथलीय जीव हैं, या सरीसृप हैं, रेप्टाइल्स हैं जो कि इक्वली थ्रेटेंड हैं, समान रूप से संकटग्रस्त हैं, उनके संरक्षण को लेकर पर्याप्त प्रयास नहीं हो पाते। और जैसा भी हम लोगों ने पहले चर्चा किया कि वैसी प्रजातियां जो कि संरक्षित क्षेत्र से बाहर निवास करती हैं उनके ऊपर एक्सप्लॉयटेशन का जो जोखिम होता है, खतरा होता है, और अधिक होता है। तो यह आर्टिकल आपके इन्वायरमेंट और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के हिसाब से सामान्य अध्ययन पेपर 3 में इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पर कि आप प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क के खामियों के बारे में बता सकते हैं कि प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क से ज़्यादातर स्तनधारी जीवों के ऊपर फोकस होता है, और वैसे जीव जो कि एक सीमित क्षेत्र में स्थित हैं उनके संरक्षण को लेकर यह ज़्यादा लाभकारी है। लेकिन अगर हम छोटे प्रजातियों की बात करें जैसे साल वन कछुआ, तो इस प्रकार के छोटे प्रजाति के पशुओं या वन्य जीवों के लिए यह उतना प्रभावी नहीं सिद्ध होता। तो हमें प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क से भी बाहर जाकर ट्रांस बाउंड्री कंजर्वेशन, ट्रांस बाउंड्री संरक्षण की दिशा में सोचना पड़ेगा। दूसरी बात जो पॉलिसी इशू है, हमने यहाँ पर बात की कि जो प्रोटेक्टेड एरियाज है, संरक्षित क्षेत्र है, उसका ज़्यादातर फोकस जो है वो मैमल सेंट्रिक है, यानी कि स्तनधारी जीवों पर ज़्यादा केंद्रित है। इसकी चर्चा आप अपने उत्तर में कर सकते हैं जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में, पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में। और एक महत्वपूर्ण बिंदु यह भी है कि जिस प्रकार से बड़े जीवों के लिए कंजर्वेशन की व्यवस्था है, जैसा हम लोगों ने यहाँ पर भी चर्चा किया बाघों के लिए, तो सर्टन फ्लैगशिप स्पेसीज के लिए, मुख्य प्रजातियों के ऊपर जो है वो इन्वायरमेंट कंजर्वेशन का फोकस अधिक है। तो अगर आलोचनात्मक पक्ष के रूप में प्रश्न में आपसे पूछा जाए बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन को लेकर किए जा रहे भारत में प्रयासों को लेकर, तो आप इन बिंदुओं की चर्चा कर सकते हैं। अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो यहाँ पर फ्रेश वाटर टर्टल और टोर्टोइज, टर्टल और कछुओं की स्थिति के बारे में बताया गया है। इसमें ज़्यादातर प्रजातियाँ जो हैं वो थ्रेटेंड कैटेगरी में हैं, रेड लिस्ट के संकटग्रस्त श्रेणी में हैं। तो यह बिंदु आपसे पीटी में पूछा जा सकता है कि साल फॉरेस्ट टोर्टोइज का आवास क्षेत्र क्या है, इनका कंजर्वेशन स्टेटस क्या है, स्थिति क्या है, साथ ही इनका जो शिकार होता है वह किन कारणों से होता है। तो इस प्रकार से आप यह प्रीलिम्स परीक्षा के भी दृष्टिकोण से यह जानकारी महत्वपूर्ण है। और इसके साथ ही इनकी जनसंख्या में हो रही गिरावट से संबंधित बिंदु भी आप प्रीलिम्स और मेंस परीक्षा दोनों में शामिल कर सकते हैं। इस तरीके से यह आर्टिकल आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल जिससे कि आपसे मेंस में सीधा सवाल भी पूछा जा सकता है या इंटरव्यू में इसके बारे में पूछा जा सकता है कि इंटर स्टेट वर्कर जो हैं, अंतर्राज्यीय जो मजदूर हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर भारत में क्या कानूनी ढांचा उपलब्ध है, क्या कानून इनकी सुरक्षा को लेकर उपलब्ध है। इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करते हैं कि इंटर स्टेट वर्कर्स की सुरक्षा कैसे की जा सकती है, इनका कल्याण कैसे किया जा सकता है। जैसा हम जानते हैं कि वर्तमान में जो जारी लॉकडाउन है, इसके कारण विशेषकर प्रवासी मजदूरों को बहुत ही गंभीर संकट का सामना करना पड़ रहा है, इमेंस डिस्ट्रेस का सामना करना पड़ रहा है। और उनकी कठिनाइयों का बस अंदाजा लगाया जा सकता है जिस तरीके से वह हजार किलोमीटर वापस अपने घर को पैदल चलने के लिए मजबूर हैं। तो ऐसी परिस्थिति में भारत में इनको लेकर क्या कानूनी व्यवस्था है, इसके बारे में इस आर्टिकल में विस्तार से बताया गया है। इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट 1979 यानी कि अंतर्राज्यीय प्रवासी मजदूर अधिनियम
यह एक कानून है जो कि ऐसे मजदूरों के एम्प्लॉयमेंट को और उनके वर्किंग कंडीशन को, यानी कि कार्यस्थल की स्थितियों को और उनके रोजगार को नियमित करता है, यानी कि उसको रेगुलेट करता है। अभी सरकार ने पिछले वर्ष ही लेबर रिफॉर्म्स, श्रम सुधार का प्रस्ताव रखा है, जिसमें कि 13 लेबर लॉज को एक सिंगल कानून में मर्ज करने का सरकार ने प्रस्ताव किया है। तो मर्ज करके यह ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2019 सरकार सामने लाने का विचार कर रही है, जिसमें कि आपको 13 लेबर लॉ, इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट समेत 13 जो है श्रम कानून एक सिंगल कोड में मर्ज कर दिए जाएंगे। इससे यह खतरा सामने आ रहा है, यह फियर है कि जो इसमें जो सुरक्षा माइग्रेंट वर्कर्स को इस एक कानून में दी गई है, इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट में, वह हो सकता है कि एक कंसोलिडेटेड कानून के बाद इतना फोकस माइग्रेंट वर्कर्स को लेकर ना हो। जो स्पेसिफिक सुरक्षा, जो विशिष्ट सुरक्षा कानून में प्रवासी मजदूरों को लेकर एक कानून के अंतर्गत दी गई है, हो सकता है कि वह मर्ज्ड नए कानून में इतनी व्यवस्था माइग्रेंट वर्कर्स को ना मिले। आइए विस्तार से देखते हैं कि 1979 के कानून में क्या क्या उसमें प्रोविजंस हैं, किस प्रकार से माइग्रेंट वर्कर्स को उसमें सुरक्षा प्रदान करने का व्यवस्था किया गया है। तो 1979 का जो कानून है यह किसके ऊपर लागू होता है? वैसे सभी प्रतिष्ठान, एवरी एस्टेब्लिशमेंट जहां पर कि 5 या 5 से अधिक प्रवासी मजदूर, दूसरे राज्यों के प्रवासी मजदूर जहां पर एम्प्लॉयड हैं, उन्हें रोजगार दिया गया हो, या फिर पिछले 12 महीने में, या 12 मंथ होना चाहिए, या ईयर जो है ये टाइपिंग एरर है, 12 मंथ होना चाहिए, यानी कि पिछले एक साल में अगर किसी भी एक दिन 5 या 5 से अधिक माइग्रेंट वर्कर को एम्प्लॉय किया गया है, तो वैसे इस्टेब्लिशमेंट, वैसे प्रतिष्ठानों पर 1979 का यह कानून, इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट 1979, यह लागू होता है। किसके ऊपर लागू होता है? बहुत स्पष्ट रूप से समझ लें कि वैसे प्रतिष्ठान जहां पर कि दूसरे राज्यों के 5 या 5 से अधिक प्रवासी मजदूर को एम्प्लॉय किया गया हो, या फिर 12 महीने, 12 मंथ्स है, ईयर नहीं है, पिछले 12 महीने में किसी भी दिन अगर 5 या 5 से अधिक प्रवासी मजदूरों को एम्प्लॉय किया गया हो प्रतिष्ठान में, तो वैसे प्रतिष्ठानों पर 1979 का कानून जो है वह लागू होता है। आगे बढ़ते हैं। यह वैसे कॉन्ट्रैक्टर्स पर भी, ठेकेदारों पर भी यह कानून लागू होता है, जो कि समान संख्या में अंतर्राज्यीय मजदूरों को एम्प्लॉय करते हैं, उन्हें रोजगार देते हैं। यानी समान संख्या का तात्पर्य, अभी हमने पिछले बिंदु में जिस संख्या की चर्चा की, 5 या 5 से अधिक अंतर्राज्यीय मजदूर को अगर एम्प्लॉय करते हैं, वैसे भी ठेकेदारों पर यह लागू होता है। इस कानून में पंजीकरण की एक प्रणाली है, एक व्यवस्था है, जिसमें कि वैसे प्रतिष्ठानों को पंजीकृत किया जाता है। साथ ही यह ठेकेदारों के लिए यह अनिवार्य बनाता है कि वह अगर इंटर स्टेट वर्कमैन को, अंतर्राज्यीय मजदूरों को एम्प्लॉय कर रहे हैं, तो उन्हें लाइसेंस लेना पड़ेगा, यानी संबंधित अथॉरिटी से उन्हें लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो यह दो व्यवस्था है, वैसे प्रतिष्ठानों के पंजीकरण की और ठेकेदारों के लिए लाइसेंस अर्जित करने की, इसमें व्यवस्था की गई है। लाभकारी प्रावधान इसमें माइग्रेंट वर्कर्स के लिए क्या है, तो देखते हैं। यह अकाउंटेबिलिटी का एक सिस्टम क्रिएट करता है, यानी कि जो इनके एम्प्लॉयर्स होते हैं उनके लिए एक जिम्मेदारी और जवाबदेहिता का प्रणाली और व्यवस्था स्थापित करता है, और एक प्रकार से उनके श्रम के यूटिलाइजेशन के लिए, श्रम के उपयोग को फॉर्मलाइज करने का यह एक प्रथम चरण है, फर्स्ट लेयर है ऑफ फॉर्मलाइजिंग द यूटिलाइजेशन ऑफ देयर लेबर, यानी उनके श्रम को एक औपचारिक स्वरूप देने का प्रथम स्तर है यह। साथ ही एक महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि सरकार को वैसे एम्प्लॉयड मजदूरों के, वैसे नियोजित मजदूरों के संख्या के बारे में यह जानकारी देता है। इसके साथ उनके कार्यस्थल पर जो स्थितियां होती हैं, सुविधाएं होती हैं, उसको रेगुलेट करने के लिए एक वैधानिक आधार देता है, एक लीगल बेसिस देता है। तो यह कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव बिंदु हैं जो इसके बेनिफिशियल प्रोविजंस, लाभकारी प्रावधान को लेकर हैं। इसके साथ जो एम्प्लॉयर्स हैं और कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उनके लिए यह अनिवार्य है कि जो संबंधित इसमें वेतन है या कार्य करने की जो अवधि है, आवर्स ऑफ वर्क है, कितने घंटे उन्हें काम करना है, वेतन का निर्धारण है,
और अन्य आवश्यक जो सुविधाएं कार्यस्थल पर मिलनी चाहिए उससे संबंधित जो कमिटमेंट्स हैं कानून के अंदर, उसे पूरा करना अनिवार्य बनाता है एम्प्लॉयर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए। तो यह सब इसमें जो बेनिफिशियल प्रोविजंस हैं, यह प्रवासी मजदूरों के हित को ध्यान में रखते हुए इस कानून में बनाए गए। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो मिनिमम वेजेज एक्ट है, न्यूनतम वेतन अधिनियम जो है, तो उससे कम वेतन किसी भी स्थिति में नहीं दिया जा सकता प्रवासी मजदूरों को। इसका भी प्रावधान इस कानून के 1979 के कानून के अंदर जो है उपलब्ध है। तो यह बेनिफिशियल प्रोविजंस, इनको जानना आवश्यक है कि प्रवासी मजदूरों के लिए 1979 के 1979 के पुराने कानून में क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। आगे बढ़ते हैं। जो सरकार के द्वारा प्रस्तावित कोड है 13 लेबर लॉ, श्रम कानून को एक में मर्ज करने का जो प्रस्ताव सरकार ने दिया है, तो उस प्रस्तावित कोड में, लेबर कोड में क्या व्यवस्था होगी, तो इंटरस्टेट वर्कर को, अंतर्राज्यीय मजदूरों को कॉन्ट्रैक्ट लेबर यानी संविदा पर लाए गए श्रमिकों के रूप में परिभाषित किया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट लेबर के रूप में उन्हें परिभाषित किया जाएगा। इस कोड में कॉन्ट्रैक्ट लेबर और इंटरस्टेट माइग्रेंट्स को लेकर एक चैप्टर है, मतलब एक अलग से चैप्टर में उन्हें डील किया गया है। संविदा पर लाए गए श्रमिक और अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिकों को लेकर एक सेपरेट चैप्टर है। इसमें कई ऐसे प्रावधान हैं जो कि 1979 एक्ट से सिमिलर हैं, उनसे मेल खाते हैं, जैसे कि पंजीकरण, प्रतिष्ठानों के पंजीकरण संबंधित जो प्रावधान है, और ठेकेदारों के लाइसेंसिंग को लेकर, और जो दूसरे शर्त एवं नियम है वो लगभग सामान्य है। साथ ही इसमें एक जो नई बात जोड़ी गई है वह डिस्प्लेसमेंट अलाउंस का है, यानी कि जो श्रमिक, जो अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिक हैं, उनको विस्थापन अलाउंस दिया जाएगा। साथ ही एक उन्हें यात्रा भत्ता भी दी जाएगी। तो यह दो बिंदु इसमें महत्वपूर्ण है। एक तो कि डिस्प्लेसमेंट अलाउंस, अगर वैसे प्रवासी मजदूर विस्थापित हो जाते हैं तो उन्हें विस्थापन भत्ता दिया जाएगा, और यात्रा भत्ता भी उन्हें दिया जाएगा। जबकि ट्रेड यूनियंस का मानना है कि प्रवासी मजदूरों के लिए एक अलग से कानून जो है वह ज़्यादा प्रभावकारी होता है, और वो एक ऐसे कानून की मांग कर रहे हैं जिसमें कि होम स्टेट यानी वैसे राज्य जहां से प्रवासी मजदूर आते हैं और वैसे राज्य जहां पर ये कार्य करते हैं, तो दोनों राज्यों के ऊपर जवाबदेही जो है वह तय की जानी चाहिए। एक ऐसा अलग से पृथक कानून की मांग ट्रेड यूनियन के द्वारा की जा रही है। और एक महत्वपूर्ण बिंदु जो इस आर्टिकल में बताया गया है कि 1979 का जो कानून है वो पुअरली इम्प्लीमेंटेड है, यानी कि उसका जो क्रियान्वयन है बहुत ही कमजोर है। जैसा हम देखते हैं कि पर्याप्त लाभ प्रवासी मजदूरों को नहीं मिल पाता है। और लेबर यूनियन की भी हमने चर्चा की, तो लेबर यूनियंस का मानना है कि एक लार्जर कोड में, एक बृहद विस्तृत कोड में इस श्रेणी के मजदूरों से संबंधित कानून को मर्ज कर देना एक बेहतर विकल्प नहीं होगा। इस प्रकार का मानना लेबर यूनियंस का है। तो इस आर्टिकल में आपसे महत्वपूर्ण बात जो है वह एक स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ वर्कर्स के संदर्भ में की गई है। जैसा कि हम लोगों ने विस्तार में चर्चा किया, यह अंतर्राज्यीय श्रमिक के लिए है। अंतर्राज्यीय जो प्रवासी श्रमिक होते हैं उनको लेकर, उनके कल्याण को लेकर कानूनी जो पक्ष है उसके बारे में इसमें चर्चा की गई है। तो यह आपके सामान्य अध्ययन पेपर 2 जो वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शन, क्योंकि जो अंतर्राज्यीय मजदूर होते हैं उन्हें कमजोर वर्ग से संबंधित माना जाता है, तो उनके गवर्नेंस से भी रिलेटेड है। पेपर 2 सामान्य अध्ययन के आपको वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शन से संबंधित है, उनके गवर्नेंस से संबंधित है। और अगर हम पेपर 3 की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो लेबर रिलेशंस होते हैं, जो श्रम संबंध होते हैं श्रमिकों के और उनके नियोजकों के, एम्प्लॉयर्स के, कॉन्ट्रैक्टर्स के, उससे भी इसका संबंध है। तो आप दोनों टॉपिक से संबंधित प्रश्न में इन जानकारी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और इसके लिए आपको इसके जो यह किसके ऊपर लागू होता है, 1979 लॉ का जो लाभकारी प्रावधान है क्या है, सरकार के द्वारा प्रस्तावित कोड के क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इसको लेकर आशंकाएं क्या क्या हैं, तो अगर आप इस तरीके से, इसे क्रमवार तरीके से समझते हैं तो उत्तर लेखन में बहुत ही लाभकारी होगा। सामान्य अध्ययन पेपर 2 में भी, और आपको अर्थव्यवस्था के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी, विनिर्माण क्षेत्र में, जहां पर आपसे श्रमिक और एम्प्लॉयर के कानून के बीच में संबंध के बारे में पूछा जाए, या फिर लेबर लॉ रिफॉर्म के बारे में पूछा जाए, श्रम कानून सुधार के बारे में अगर आपसे पूछा जाए प्रश्न में, तो इन बिंदुओं की चर्चा कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल आपको पीएम केयर फंड के बारे में और प्रधानमंत्री
नेशनल रिलीफ फंड के बारे में पेज नंबर 12 पर आया है। इसके बारे में विस्तार से समझते हैं। अभी पीएम केयर फंड में कोविड-19 के राहत के तौर पर नागरिकों से और संगठनों से सरकार के द्वारा डोनेशन देने की अपील की गई। पीएम केयर फंड का फुल फॉर्म प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड है, जो कि कोविड-19 जैसे महामारी वाली स्थितियों में जो उत्पन्न संकट होता है उसका सामना करने के लिए पीएम केयर फंड की स्थापना सरकार के द्वारा की गई। इसमें स्वैच्छिक कंट्रीब्यूशन इंडिविजुअल्स के द्वारा और ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, यानी कि कोई भी इंडिविजुअल व्यक्ति और संगठन इसमें वॉलंटरी स्वैच्छिक अपना योगदान दे सकते हैं। और इस फंड को कोई बजटरी सपोर्ट नहीं है। बजटरी सपोर्ट का तात्पर्य कि बजट में इस फंड के लिए कोई आवंटन उपलब्ध नहीं है। इसमें बस नागरिकों से और संगठनों से स्वैच्छिक योगदान के द्वारा राशि प्राप्त की जाती है। इसमें दिया गया दान जो है डोनेशन, वह टैक्स एग्जेम्प्ट है, यानी कि उसके लिए करों में छूट है। और अगर कंपनियों के द्वारा इसमें योगदान दिया गया है तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत वह काउंट किया जाएगा। साथ ही फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 के अंतर्गत भी इसे छूट दी गई है, उस कानून से भी इसमें छूट है। और फॉरेन कंट्रीब्यूशन यानी कि अगर विदेशों से भी कोई योगदान देना चाहता है पीएम केयर फंड में तो उसे भी स्वीकार किया जाएगा। अगर पीएम केयर फंड के ट्रस्ट की चर्चा करें तो इसके जो चेयरमैन होंगे या होंगी वो प्रधानमंत्री होंगे, और उनके द्वारा इसके बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में 3 विशिष्ट लोगों को नॉमिनेट किया जाएगा। प्रधानमंत्री 3 एमिनेंट पर्सन्स को नॉमिनेट करेंगे जो कि अलग अलग क्षेत्र के जो विशेषज्ञ होंगे, तो उन्हें बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में प्रधानमंत्री के द्वारा नॉमिनेट किया जाएगा और उन्हें मनोनीत किया जाएगा। साथ ही एक्स ऑफिशियो ट्रस्टी के रूप में, यानी कि पदेन ट्रस्टी के रूप में रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री इसके एक्स ऑफिशियो ट्रस्टी होंगे फंड के। तो यह जानकारी आपको जानना महत्वपूर्ण है कि इसके बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का जो स्ट्रक्चर है वो क्या होगा और कौन कौन इसके सदस्य होंगे और कौन इसके अध्यक्ष होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हम प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड जो राष्ट्रीय राहत कोष है इसकी चर्चा करें तो जनवरी 1948 में इसकी स्थापना की गई थी। मूलतः पार्टीशन के बाद जो रिफ्यूजी भारत में आए थे तो उन्हें सहायता प्रदान करने हेतु जनता से योगदान, जनता से फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन जो है वो मांगा गया था और उसे स्वीकार करने के लिए एक राष्ट्रीय राहत कोष की स्थापना जनवरी 1948 में की गई थी। जो देश का बंटवारा हुआ था तो उसके बाद काफ़ी संख्या में रिफ्यूजी जो है वह भारत आए थे और भारत से रिफ्यूजी पाकिस्तान गए थे। तो पाकिस्तान से जो रिफ्यूजी भारत आए थे उनके सहयोग के लिए सार्वजनिक योगदान मांगा गया था लोगों से, और उनका जो कंट्रीब्यूशन है उसको इकट्ठा करने के लिए राष्ट्रीय राहत कोष की स्थापना, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड की स्थापना की गई थी। अब इसका इस्तेमाल प्राकृतिक आपदा से जो प्रभावित लोग होते हैं, जो पीड़ित हैं, उनके परिवार हैं, या जो मेजर एक्सीडेंट या फिर जो दंगा पीड़ित हैं उन्हें राहत पहुंचाने के लिए, उन्हें इमीडिएट रिलीफ पहुंचाने के लिए अब इस फंड का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही जो एसिड अटैक की पीड़िताएं हैं या पीड़ित हैं और अन्य जो श्रेणी के इसी प्रकार के जो दुर्घटना के शिकार लोग हैं उनके चिकित्सीय खर्च का वहन करने के लिए, सहयोग देने के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से सपोर्ट दिया जाता है। अगर हम देखें कि इसकी कमेटी जिसके द्वारा पीएम नेशनल रिलीफ फंड का प्रबंधन किया जाता है तो शुरुआत में उस कमेटी का स्ट्रक्चर क्या था। इसमें प्रधानमंत्री या उनके डिप्यूटी होते थे, यानी कि प्राइम मिनिस्टर एंड हिज और हर डिप्यूटी, उप प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों, साथ ही वित्त मंत्री, कांग्रेस के अध्यक्ष और टाटा ट्रस्टी के एक प्रतिनिधि और एक उद्योग जगत के प्रतिनिधि। तो शुरुआत में जब प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष की स्थापना हुई थी तो उसकी प्रबंध समिति में कौन कौन शामिल थे यह बिंदु जानना जरूरी है। प्रधानमंत्री थे और उनके डिप्यूटी यानी उप प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, कांग्रेस अध्यक्ष, टाटा ट्रस्टीज के प्रतिनिधि और उद्योग जगत के एक प्रतिनिधि। तो यह जो थे वह सदस्य के रूप में नेशनल रिलीफ फंड की प्रबंध समिति में शामिल थे। 1985 में 1985 में कमेटी ने फंड का इंटायर मैनेजमेंट यानी कि संपूर्ण प्रबंधन जो है वो प्रधानमंत्री के इच्छा पर, उनके विवेकाधिकार पर छोड़ दिया। अभी के समय में स्थिति यह है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के अंतर्गत निर्गत किए जाने वाले फंड के ऊपर पूर्ण विवेकाधिकार
प्रधानमंत्री का होता है। यह बिंदु जान लेना आवश्यक है। दिसंबर 2019 तक की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में लगभग 3800 करोड़ रुपए का अनस्पेंट बैलेंस है, यानी इतनी राशि अभी उसमें बची हुई है, खर्च नहीं हुई है। 3800 करोड़ अभी उसमें अनस्पेंट बैलेंस के रूप में मौजूद है। पीएम केयर फंड को लेकर जो आशंकाएं इस आर्टिकल में बताई गई हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो जहां पर आलोचनात्मक आपसे चर्चा या विश्लेषण परीक्षण करने के लिए कहा जाएगा तो इन बिंदुओं की आप वहां पर फिर उल्लेख कर सकते हैं। सबसे पहले तो यह प्रश्न उठाया गया कि जब पहले से एक फंड उपस्थित है, उपलब्ध है, तो वैसे में एक नया फंड बनाने की, सृजित करने की क्या आवश्यकता पड़ी। जब सिमिलर ऑब्जेक्टिव वाला, समान लक्ष्यों वाला एक पहले से फंड मौजूद है तो एक नए फंड को क्रिएट करने की सरकार के द्वारा क्या आवश्यकता पड़ी। पहला जो कंसर्न रेज किया जा रहा है, जो आलोचना की जा रही है वो यह है। दूसरा यह कि यह क्लियर नहीं है कि पीएम केयर फंड आरटीआई, सूचना का अधिकार अधिनियम या कैग के स्क्रूटनी के अंदर आएगा कि नहीं, यह स्पष्ट नहीं है। सरकार के द्वारा इसको लेकर अभी कुछ भी स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि आरटीआई के अंतर्गत आएगा कि नहीं आएगा, या फिर कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के द्वारा इसका ऑडिटिंग होगा या नहीं होगा। हालांकि यह सरकार के द्वारा बताया गया है कि स्वतंत्र ऑडिटर्स के द्वारा इस फंड की ऑडिट कराई जाएगी। तो यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी का भी प्रश्न उठता है, पारदर्शिता का और जवाबदेहिता का। पीएम केयर का जो वेब पेज है, उसकी जो वेबसाइट है, उसके ऊपर कितनी राशि एकत्रित हुई उसको लेकर ओपेकनेस है, यानी कि स्पष्टता का, पारदर्शिता का अभाव है। किन किन लोगों ने दान दिया, वैसे डोनर्स के नेम, अभी तक कितना व्यय किया गया इस फंड के माध्यम से, और जो लाभार्थी हैं उनके नाम, इसके बारे में पीएम केयर वेब पेज पर पर्याप्त जानकारी उपलब्ध नहीं है, यानी पारदर्शिता का अभाव है। पीएम केयर ट्रस्ट डीड, यानी कोई भी ट्रस्ट की स्थापना होती है तो उसका ट्रस्ट डीड होता है, यानी कि ट्रस्ट के पूरे नियम कानून उस डीड में उल्लेखित होते हैं। तो पीएम केयर ट्रस्ट डीड अभी भी पब्लिक स्क्रूटनी के लिए उपलब्ध नहीं है, यानी कि सार्वजनिक रूप से लोग उसको देख पाएँ, उसकी स्क्रूटनी कर पाएँ, जांच कर पाएँ, तो ट्रस्ट डीड जो है अभी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है। साथ ही एक जो महत्वपूर्ण इसमें बात बताई गई है कि असीमित कॉरपोरेट डोनेशन को स्वीकृत किया गया है पीएम केयर फंड के अंतर्गत, और इसे सीएसआर के रूप में काउंट किया जाएगा, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के रूप में उसे स्वीकार किया जाएगा, जो कि सरकार के पिछले दिशा निर्देशों के विपरीत जाता है। सरकार का पिछला दिशा निर्देश सीएसआर को लेकर यह था कि सीएसआर जो है वह सरकारी योजनाओं को फंड करने के लिए, उन्हें वित्त प्रदान करने के लिए सीएसआर का उपयोग नहीं किया जाएगा। तो यह इसके विपरीत जाता है कि पीएम केयर फंड में कॉरपोरेट डोनेशंस को, असीमित कॉरपोरेट डोनेशंस को स्वीकार किया गया है। तो यह कुछ इसमें आलोचना के बिंदु जो हैं उसके रूप में आप इसे समझ सकते हैं। अब इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ करेंगे इस आर्टिकल से जो प्राप्त जानकारी है, तो पहले पेपर 2 में पॉलिटी एंड गवर्नेंस में, जहाँ पर कि आपदा के केस में वित्त की बात हो, फाइनेंसिंग इन द टाइम ऑफ क्राइसिस एंड डिजास्टर, संकट और आपदा के समय फाइनेंस जो है, वित्त की स्थिति को लेकर जहाँ पर प्रश्न पूछा जाए तो आप वहाँ पर पीएम केयर फंड, पीएम नेशनल रिलीफ फंड की चर्चा कर सकते हैं। अभी हमने दोनों के स्ट्रक्चर्स, उनके ऑब्जेक्टिव के बारे में, संरचना और उनके लक्ष्यों के बारे में बातचीत की। आप दोनों के बारे में विस्तार से चर्चा कर सकते हैं कि स्ट्रक्चर क्या है, दोनों के बीच में अगर कंपेयर करने के लिए प्रश्न किया जाए आप वहाँ पर इन बिंदुओं का उल्लेख कर सकते हैं। और जो खामियां हैं पीएम केयर्स फंड को लेकर या पीएम नेशनल रिलीफ फंड को लेकर, दोनों के बारे में हमने चर्चा की। तो जहाँ पर आपसे आलोचनात्मक चर्चा, विश्लेषण, क्रिटिकली एनालाइज या डिस्कस करने संबंधी प्रश्न पूछे जाएं तो आप वहाँ पर इसका उपयोग कर सकते हैं। अगर आपसे आपदा प्रबंधन के टाइम पे भी फाइनेंस मैनेजमेंट के बारे में पूछा जाए, वित्त प्रबंधन के बारे में पूछा जाए, तो आप वहाँ पर भी इसका उल्लेख कर सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण इसका आप उपयोग जो है एथिक्स के भी पेपर में, सामान्य अध्ययन पेपर 4 में कर सकते हैं, क्योंकि जैसे अभी हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि इसमें ट्रांसपेरेंसी के अभाव की हमने चर्चा की, अकाउंटेबिलिटी के अभाव की हमने चर्चा की कि आरटीआई और कैग के अंतर्गत आएगा कि नहीं आएगा, स्पष्ट नहीं है। दूसरा कि पीएम केयर वेब पेज पर जो जानकारियाँ हैं वो अपने आप में पर्याप्त नहीं है, पारदर्शी नहीं है। तो पारदर्शिता के लिए, अकाउंटेबिलिटी के लिए, एथिक्स इन गवर्नेंस के संदर्भ में भी आप इसकी चर्चा कर सकते हैं। दूसरा कि पब्लिक पार्टिसिपेशन, तो पब्लिक स्क्रूटनी के लिए ट्रस्ट डीड जो है वो अवेलेबल नहीं है। तो इस प्रकार से आप ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, पारदर्शिता, जवाबदेहिता और
पब्लिक पार्टिसिपेशन यानी लोक भागीदारी जैसे नैतिक मुद्दों के बारे में संबंधित अगर प्रश्न आए तो आप वहाँ पर इसकी चर्चा आवश्यक रूप से कर सकते हैं। तो ये आपके पेपर 2 से भी जुड़ा हुआ है और पेपर 4 से भी जुड़ा हुआ है, इसलिए ये आर्टिकल महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिम्स एग्जाम में पीएम केयर्स फंड या पीएम नेशनल रिलीफ फंड से संबंधित अगर आपसे प्रश्न पूछे जाएं तो इसके बिंदुओं से आपसे पीटी में सीधा स्टेटमेंट बनाकर प्रश्न पूछा जा सकता है। एग्जाम्पशंस को लेकर या किससे दान मांगे जाएंगे, इसको बजटरी सपोर्ट है कि नहीं है, सीएसआर के रूप में काउंट किया जाता है कि नहीं, तो तमाम जो ये सारे बिंदु हैं उससे संबंधित आपसे प्रीलिम्स में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। समान रूप से नेशनल रिलीफ फंड से संबंधित आपसे जो है प्रारंभिक परीक्षा में इन बिंदुओं में से स्टेटमेंट बनाकर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो यह प्रीलिम्स और मेंस दोनों के हिसाब से आपके लिए महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल कर्नाटक के रामनगर जिले से आया है। रामनगरा जिले के चन्नापटना टाउन में वहाँ पर खिलौने बनाए जाते हैं लकड़ी के। तो लकड़ी के खिलौनों को, चन्नापटना के लकड़ी के खिलौनों को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग भी है। उसी के बारे में एक आर्टिकल आपको यह संडे मैगजीन में आया। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो खिलौने बने हुए हैं यह लकड़ी के खिलौने हैं और इसमें आपको कई प्रकार के आर्ट और क्राफ्ट जो है वो कलाकृतियाँ लकड़ी के माध्यम से, लकड़ी का उपयोग करके शिल्पकारों के द्वारा बनाई जाती हैं। तो आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। यह प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। कर्नाटक के रामनगरा जिले के चन्नापटना टाउन में, चन्नापटना एक जगह है जो कि बेंगलोर और मैसूर के लगभग बीच में स्थित है। तो वहाँ पर चन्नापटना खिलौने बनाए जाते हैं, चन्नापटना टॉयज, जिन्हें की जीआई टैग प्राप्त है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्राप्त है। यह लकड़ी के बने होते हैं, लकड़ी जैसे सॉफ्ट आइवरी वुड के बने होते हैं या टीक के बने होते हैं, रबर के बने होते हैं, केदार के बने होते हैं या नीम वृक्ष की लकड़ियों के बने होते हैं। तो यह एक प्रकार से सॉफ्ट वुड के लकड़ियों से यह बने हुए खिलौने होते हैं। साथ ही इन्हें बहुत ही चमकीले कई तरीके के प्राकृतिक रंगों से कोट किया जाता है, रंगा जाता है। इन खिलौनों का लगभग 200 साल पुराना इतिहास है। ऐसा कहा जाता है, अकॉर्डिंग टू लेजेंड, ऐसा कहा जाता है कि मैसूर के शासक टीपू सुल्तान ने पर्सिया से, यानी कि जो अभी आधुनिक समय में ईरान, तो पर्सिया से शिल्पकारों को आमंत्रित किया था भारत, ताकि वह उनके प्रजा को इस कला के संबंध में प्रशिक्षित कर सकें। तो टीपू सुल्तान के द्वारा, जो मैसूर के शासक थे, पर्सिया से पर्सियन आर्टिसंस को, शिल्पकारों को भारत आमंत्रित किया गया था, ताकि जो उनके प्रजागण हैं उनको भी इस कला के विकास में ऐसे खिलौनों को बनाने का प्रशिक्षण प्राप्त हो सके। चन्नापटना टॉय में कई प्रकार की कलाकृतियों का आइटम्स का निर्माण किया जाता है, जैसे कि सजावटी डिब्बे होते हैं, डेकोरेटिव बॉक्सेस, पेंसिल स्टैंड और छोटे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, मिनिएचर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का मतलब जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का मॉडल हो। उसी प्रकार से छोटे चेस बोर्ड, शतरंज, टेबल वेयर, टेबल पर रखने के जो सजावटी सामान होते हैं, ज्वेलरी, छोटे छोटे लैम्प, वेसेस यानी कि गुलदस्ते और साथ ही खिलौने। तो कई प्रकार के आइटम का निर्माण यहाँ पर, वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। इन आइटम्स का, इन वस्तुओं का निर्यात विश्व के कई देशों में किया जाता है और इनका घरेलू भी काफ़ी ज़्यादा इनकी मांग है, डोमेस्टिक डिमांड भी काफ़ी अधिक है। वर्तमान के समय में देखें तो इन्हें चाइनीज उत्पादों से बहुत ही कड़ा टक्कर का सामना करना पड़ रहा है, स्टिफ कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। यह जानकारी आपके प्रीलिम्स परीक्षा के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि चन्नापटना टॉयज को जीआई टैग प्राप्त है। तो आपको यह जानना आवश्यक है कि चन्नापटना टॉयज क्या है, या कहाँ यह बनाया जाता है, किस प्रकार के मटेरियल से, पदार्थ से बनाया जाता है, इसकी विशेषता क्या है, इससे संबंधित इतिहास की भी हमने चर्चा की, उसको जानना आवश्यक है। साथ ही किन प्रकार के आइटम्स बनाए जाते हैं। तो यह सारे बिंदु आपके प्रीलिम्स परीक्षा के लिए आवश्यक है। मेंस परीक्षा की अगर बात करें तो पेपर 1 के आर्ट एंड कल्चर में, कला एवं संस्कृति में इसका महत्व काफ़ी अधिक है। आधुनिक जीवंत कला के से संबंधित क्षेत्र में आप इसका उपयोग कर सकते हैं, जहां पर आप बता सकते हैं कि किस प्रकार से जीवंत कलाओं की प्रकृति क्या है, उनका इतिहास क्या है, किस प्रकार से अर्थव्यवस्था में उनका योगदान होता है या हो सकता है, पोटेंशियल क्या है मतलब इन क्षेत्रों का। साथ ही इन्हें जो अभी संकट का सामना करना पड़ रहा है, जैसे हमने बात की कि
चाइनीज उत्पादों से इन्हें बहुत ही कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। तो उस तरीके से आप इनका आर्ट एंड कल्चर में, और जो आर्ट एंड क्राफ्ट की इकॉनमी होती है ना, कला उत्पादों की अर्थव्यवस्था जो होती है, उनका जो आर्थिक महत्व होता है, उससे संबंधित प्रश्नों में आप इसका उपयोग